क्वेश्चन नंबर 6 देखो आगे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, the angle subtended at the eye by an object is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by the magnifying glass। ठीक है, in what sense that does a magnifying glass provide angular magnification। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक, यहां पर एक इमेज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको हम पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी जो हमें इमेज है वो कहीं पीछे वाले पॉइंट पे दिखाई देती है। तो मान लो यहां पर ये f और ये डिस्टेंस हो गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई a b, पहली लाइट है ये पैरेलल है, पढ़ने के बाद कहां से निकल जाएगी, ये पैरेलल लाइट इस फोकस से गुजरने की, मान लो इसका फोकस कहीं यहां पर है, ये फोकस से गुजर रही है, ठीक, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, और हम देखते हैं हमको यहां पर किसी पॉइंट पर क्या दिखाई देगी, इसकी इमेज दिखाई देगी, ये मान लो a डैश b डैश, तो a b क्या हो गया, आपकी ऑब्जेक्ट हो गया, और उसकी आपको यहां पर कहीं पर इमेज दिखाई दे रही है। जब आप इसको यहां से कहीं से ऑब्जर्व करोगे पीछे वाले पॉइंट से, ठीक है, तो आप देखते हो आपकी आंखों पर जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है, ये एंगल मान लो थीटा है, जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा उतना ही एंगल कौन बना रही है, इमेज भी बना रही है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो हमको एंगुलर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर जो फाइनल इमेज है वो आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर लेंस इस जगह पर ना होता तो क्या आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाते? नहीं देख पाते, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत पास है। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास ने किस तरीके से एंगुलर मैग्नीफिकेशन किया कि इसने हमको ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से आगे रखने पे भी हम इसको देखने योग्य हो गए, इसकी इमेज हमको दिखाई दे रही है। आई बात सुनो, तो इस तरीके से एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है कि इस ग्लास की मदद से जो ऑब्जेक्ट हम 25 सेंटीमीटर पर देखते तो इतनी बड़ी उसकी हाइट दिखाई देती, ठीक है। इसको हम बहुत पास वाली डिस्टेंस पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के पास भी हम इसकी क्लियर इमेज देख सकते हैं, क्योंकि क्लियर इमेज अभी भी कहां बन रही है, कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। आई बात समझ में? तो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन किस तरीके से करता है कि ये हमको इस काबिल बना देता है कि हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे कि बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास we can see object placed at a distance less than 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कि मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जब वो 25 सेंटीमीटर के काफी करीब रखा होता है, क्लियर, क्योंकि उसकी जो फाइनल इमेज हमको दिखती है, इमेज तो उसकी भी कहां पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, क्लियर है। आगे देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो, नोट कर ले, इसको बना लेना अपना समझने के लिए, नोट कर जल्दी से। बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट, इन व्यूइंग थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास one usually positions one's eye very close to the lens. Does angular magnification change if the eye is moved back? कि जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि जो एंगल ऑब्जेक्ट बनाने वाला वही एंगल क्या बनाएगी, इमेज बनाने वाली है। आप इस पॉइंट से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देखो आपकी आंखों पर ये इसने एंगल बनाया, हाँ, इस एंगल को बोल दो आप θ1 बोल दो, ठीक। अगर आप अपनी आंखों को पीछे मूव कराते हो दूर से ग्लास की मदद से तो आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से दूर ले जाते हो, मान लो इस किसी पॉइंट पर, तो यहां से देखो ये आपकी आंखों पर कितना एंगल बना रहा है, θ12 बना रहा है। तो जैसे जैसे आप लेंस से दूर जाते जाओगे जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो घटती जाएगी, और आपको जो यहाँ पर जो एंगल ऑब्जेक्ट या इमेज आपकी आंखों पर बना रहा है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो θ2 जो है वो छोटा है θ1 से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें आप एक्सप्लेनेशन, एज वी मूव अवे
अवे फ्रॉम मैग्नीफाइंग ग्लास the angular magnification will decrease। ठीक है, आगे देखो सी पार्ट देखिए। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये जो मैग्नीफाइंग पावर होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो क्या होती है, फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो मैग्नीफाइंग पावर है वो फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। व्हाट देन स्टॉप अस from using a convex lens of smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power। तो हम देखते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का ही लेंस तैयार करते हैं, तो फिर जब हमको पता है फोकल लेंथ अगर कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, इसकी इंक्रीज होने वाली है। तो फिर हम फोकल लेंथ को बहुत छोटा करने से क्या चीज हमको रोकती है, क्यों हम उसको बहुत छोटा नहीं कर पा रहे फोकल लेंथ को। ठीक है, क्योंकि जब मैग्नीफाइंग पावर है तो हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, फोकल लेंथ को छोटा करते जाएंगे। तो ध्यान से देखो, लेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ये मान लो हमारे पास एक लेंस है, ठीक, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मान लेते हैं कि हम एक डबली कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा r1 इक्वल टू r2, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ का कर्वेचर क्या है, सेम है। तो r1 इक्वल टू r2 इसको पुट करो 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/r। ठीक है, अब अगर मान लो लाइट यहां से जा रही है तो ये वाली डिस्टेंस आपकी r1 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस आपकी r2 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, लाइट अगर यहां से जाएंगी तो r1 की वैल्यू क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। जैसे सी वाले जिस डायरेक्शन से लाइटें आती हैं लेंस से दूसरी तरफ की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, सेम साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। तो 1/r होगी माइनस r2 की 1/r2 की डिस्टेंस, r2 कितना लोगे, माइनस r2 माइनस में क्यों लोगे, क्योंकि r2 इस तरफ लाई करने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कितना हो गया 1/f माइनस 1। ठीक है, अगर बाहर का मीडियम एयर है तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, नहीं तो इसको इस तरीके से लिखा देना, ये हो जाएगा आपका 2/r। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो देखो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/μ माइनस 1 r/2, या हम देख सकते हैं फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अब इसको ध्यान से देखो कि अगर आप फोकल लेंथ को कम करते जाओगे, अगर आप फोकल लेंथ को कम करते जा रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको कम होते जाएगा। तो अगर आप फोकल लेंथ को बहुत कम कर देते हैं तो देखो इस तरीके से लेंस बनने शुरू हो जाएंगे आपके, इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा और प्रैक्टिकली ऐसे लेंस बनाने पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। जैसे जैसे आप फोकल लेंथ कम करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। तो छोटी रेडियस की जब लेंस बनाओगे तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। और थिकनेस बढ़ने से जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस होगी हमारे पास क्या हो जाती है, एक तो मैंने बताया इसमें क्रोमेटिक एबरेशन एक तरीके की गलती आती है कि अगर ज्यादा थिक लेंस होता है तो उसमें क्रोमेटिक एबरेशन ज्यादा होती है, मतलब जो इमेज बनेगी अलग अलग कलर की अलग अलग पॉइंट पर बनने वाली है, अलग अलग कलर अलग अलग पॉइंट पर जाकर मिलने वाला है। आई बात समझ में? ये दूसरा इसमें स्फेरिकल एबरेशन आ जाएगी, क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा सर्कुलर होगा इसमें क्या होगी, स्फेरिकल एबरेशन आ जाएगी और आपका जो लेंस है बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं किसके लिए है, थिन फॉर्मूले के लिए, तो ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो लिखेंगे इसमें, ठीक है। और इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था पहले, फाइनली में अगर फोकस पे मैंने d/f, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो d/f। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर वेरी स्मॉल f r विल बी स्मॉल, r विल बी स्मॉल। ठीक है, कि फोकल लेंथ को अगर हम बहुत कम करेंगे तो r भी क्या हो जाएगा,
स्मॉल हो जाएगा, रेडियस इसकी स्मॉल होने वाली है, आर विल बी स्मॉल, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ऑल्सो chromatic aberration increase, also chromatic aberration increase due to thickness of lens। ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे फोकल लेंथ लेंस इसलिए तैयार नहीं कर सकते, उनकी रेडियस बहुत छोटी हो जाती है, लेंस मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस तरीके के लेंस बनाना, और इनमें क्रोमेटिक एब्रेशन भी क्या हो जाती है, काफी अधिक हो जाती है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डी पार्ट, व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो दो हम बनाते हैं, इनकी फोकल लेंथ हम शॉर्ट क्यों रखते हैं, छोटी फोकल लेंथ क्यों रखते हैं। तो इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नीफाइंग पावर का, क्या होता है, VO अपॉन U 1 प्लस D अपॉन FV। ठीक है, और मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखते हैं वो फोकल से थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है लगभग f के बराबर। अगर आप यहाँ पर साइन कन्वेंशन नहीं लोगे तो ये माइनस साइन आ जाता है, नेगेटिव मैग्नीफाइंग पावर होती है, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्ट बनती है। ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस के VO अपॉन U को f से रिप्लेस कर दो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 प्लस D अपॉन FV। आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में, आप FO को इंक्रीज करोगे, तब भी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी, सॉरी FO को डिक्रीज करोगे तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी, FV को भी डिक्रीज करोगे तब भी मैग्नीफाइंग पावर क्या होने वाली है, आपकी बढ़ने वाली है। ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं दोनों, FO घटेगा तो ओवरऑल तक तो बढ़ेगी ये भी, यहाँ पर भी जब FV घटेगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर increases when FO और FV डिक्रीज। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, बढ़ती है जब FO और FV की वैल्यू क्या रखते हैं, हम कम रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में से इसको ऐसे लिख देना, सो द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। क्लियर, आगे क्वेश्चन में से लिख देना, ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, सो ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। नोट कर लो। आगे देखो ई पार्ट, when viewing through a compound microscope our eyes should be positioned not on the eyepiece but a short distance away from it for best viewing. Why? How much should be that short distance between the eye and the eyepiece? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आईपीस होता है, मान लो ये आपका आईपीस है, ये आईपीस है माइक्रोस्कोप, ठीक है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये आईपीस इस जगह पर, इसका लेंस है। ठीक, कि जो हम अपनी आंखें हैं वो बिल्कुल आईपीस के करीब नहीं रखते, इस जगह पर हमारी आई नहीं होती है, आईपीस से कुछ दूरी पर, मतलब लगभग आधा सेंटीमीटर की दूरी पर या 2 मिलीमीटर पर लगभग, है ना। ये क्या करती है, डिस्टेंस माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप में वेरी करती है, अलग अलग माइक्रोस्कोप में जो आई रिंग की दूरी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, कि एक आई रिंग बना होता है, हम ऑब्जेक्ट को इस आई रिंग के पीछे से ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल करीब से ऑब्जर्व क्यों नहीं करते हैं, तो ये हमें जवाब देना है। तो ध्यान से देखो, अगर आप बिल्कुल आई लाइन से सटाकर इसको देखते हो ऑब्जेक्ट को, है ना, आपकी आंखें बिल्कुल पास है, तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है, अब बहुत कम जगह की जो रेज होगी, लाइट रेज होगी, वो आपकी आंखों में आने वाली है, मतलब आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम लाइट रेज आपकी आंखों में आने वाली है।
हम इसको पीछे देखते हैं ताकि हम इसको पूरा आसानी से देख सकें या मैक्सिमम लाइट ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पर आ सके, इमेज हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या दिखाई दे, क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो वी प्लेस्ड, लिख लो इसमें एक्सप्लेनेशन, वी प्लेस्ड आवर आई, वी प्लेस्ड आवर आई behind the eye ring, behind the eye ring to increase the field of view of eye, to increase the field of view of eye। आई बस है, नोट कर लो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। An angular magnification magnifying power of 30x is desired using an objective of focal length 1.25 cm। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर को 30x रखना है। तो क्वेश्चन में जो मैग्नीफाइंग पावर आपको दी होती है वो मैक्सिमम होती है कि आप एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाएं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएं जिसकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो, 30x। कम से कम इससे कम भी हो सकती है, मैक्सिमम आपकी लिमिट भी आपको क्वेश्चन में दी होती है। ठीक है, आपको जो ऑब्जेक्टिव यूज करना है, जो ऑब्जेक्टिव यूज करना है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 1.25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ किसकी दे रखी है, आईपीस की। आईपीस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपको बताना है आप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेटअप करोगे। सेटअप का मतलब इनके बीच की दूरी, लेंसेज के बीच की कितनी रखोगे ताकि जो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आपको मिले, कितनी मिले वो 30x मिले, 30 गुना मिले। ठीक, तो हमने पढ़ा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो किस किस के बराबर होती है, बताओ। मैग्नीफाइंग या मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ये फॉर्मूला हमारे पास, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला क्या आता था, वीओ अपॉन यू। ठीक है, वीओ अपॉन यू, एक तो ये आता था मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस कितनी आती है हमारे पास, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस 1 प्लस कितना आता है आपका, 1 प्लस डी अपॉन एफ पी, 1 प्लस डी अपॉन एफ पी। तो वी अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ पी, वेयर डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बन रही है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, मुझको फाइनल इमेज कहाँ बनानी है, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रीजन पर। ठीक है, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रीजन पर बनानी है। तो ऑब्जेक्ट पहले उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये पता करेंगे कि जो पहला लेंस है उसके कारण इमेज कहाँ बनेगी। क्यों, क्योंकि जो पहले लेंस की इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए क्या बनने वाली है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनने वाली है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, कितनी डिस्टेंस पर, यूओ पर, इसकी इमेज कहीं यहाँ पर बनी है, ये डिस्टेंस हो जाएगी वीओ, और इस पहली इमेज को इस तरीके से बनाना है, दूसरे लेंस से इसकी दूरी क्या कहलाती है, यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। यूई की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो फाइनल इमेज आपको प्राप्त हुई है, जो फाइनल इमेज बने वो कहाँ बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर। तो हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, एक तो यूई की कैलकुलेशन करनी है और वीओ की कैलकुलेशन करनी है। इन दोनों को जोड़कर हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किस प्रकार हमको सेटअप करना है। क्लियर है तक है। अब देखो, अगर मैं आईपीस की मैग्निफिकेशन निकालूं आईपीस की, तो क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस डी अपॉन एफ पी, 1 प्लस डी अपॉन एफ पी कितना हो जाएगा ये आपका, 1 प्लस डी कितना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन 25 अपॉन एफ ई कितना है बताओ, 5, 5 पंजे 25, 5 एक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के आगे आपको मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, आईपीस की मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 6। अब मैं निकालता हूं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर मैं निकालूं तो इस फॉर्मूले को देखो, टोटल मैग्निफिकेशन मेरे पास कितनी है, 30 है।
किसके बराबर होगा 30 है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। आईपीस की मैग्निफिकेशन कितनी रखोगे 6, तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन कितनी आएगी 5 आ गई। आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, मतलब इसकी मैग्निफिकेशन कैसी होने वाली है, निगेटिव होने वाली है, माइनस में होने वाली है। क्लियर? मैंने आपको दो बातें बताई थी, या तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, अगर यहाँ पे आप माइनस साइन नहीं लगाते तो इनको विद साइन पुट करते हैं यहाँ पर। आएगा समझ में? क्लियर है? देखिए तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी आएगी 5 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इमेज को उल्टा कर रहा है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसका फॉर्मूला यूज करो, VO अपॉन UO इक्वल टू -5 और VO की वैल्यू मिल गई VO इक्वल टू -5 UO, मतलब VO की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे -5 UO। ये माइनस साइन बीच में क्या दिखा रहा है, इन दोनों का साइन अपोजिट है, अगर U नेगेटिव है तो B पॉजिटिव होगा, मतलब U इधर है तो इमेज उधर बनने वाली है। आई बात समझ में? इनका साइन अगर सेम होता तो ये बीच में कैसा साइन आता है, इसमें प्लस का साइन आता है, अगर सेम डायरेक्शन में बनती है लेंथ से। क्लियर? आगे देखो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेशन करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए क्या निकाल लेते हैं, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं VO की वैल्यू। तो पहले किसके लिए करेंगे, फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेशन करते हैं 1 अपॉन F 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U 1 अपॉन ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है बताओ 1.25 इक्वल टू 1 अपॉन V की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 U माइनस के 5 U माइनस 1 अपॉन U लिख लो इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव कितना हो गया ये, सॉल्व कर लो इसको। देखो एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका, ये 5u माइनस को मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पर, एलसीएम पर इधर ध्यान दो, ये कितना आएगा आपका 5u, 5u से 5u हो जाएगा तो कितना बचेगा, एलसीएम लेके एक बचेगा, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस सिंबल हो गया, ठीक है। u से इसको डिवाइड कर दिया 5 बचा तो 5 यहाँ पर आ गया, क्या लगा था ये कितना बना, ये आपका 1 अपॉन 1.25 इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन 5 u की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, u को इस तरफ ले आओ तो u कितना हो जाएगा माइनस के 6 इंटू 1.25 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका ये 5 आ जाएगा, क्लियर है? ये काट दो 5 से इसको, 6 इंटू पॉइंट कितना 5 दूनी 10 5 पंजे 25, ठीक है, और 25 छक्का कितने हो जाएंगे आपके 150 1.5 सेंटीमीटर, ये आ गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए UO की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमने सिंपल किया, हमको VO और UO में एक रिलेशन मिल गया था कि VO इक्वल टू -5 UO, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, F की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में आपको, V की वैल्यू -5 UO यहाँ पर पुट की, UO तो इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है UO, सॉल्व करने के बाद हमने U की वैल्यू निकाली, UO की वैल्यू। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, VO की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखो VO कितना हो जाएगा, VO इक्वल टू माइनस के कितना दे रखा है ये VO माइनस के 5 UO, तो माइनस के 5 इंटू UO की वैल्यू माइनस के 1.5 सेंटीमीटर, और कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके कितना 5 बन जाए 25, 5 के 5 2 7 7.5 सेंटीमीटर। हमको कौन सी दूरी पता चल गई, ये वाली दूरी पता चल गई 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों लेंस के बीच की दूरी बताने के लिए हमको ये और निकालना है UE, क्या निकालना है UE और निकालना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन किसके लिए की थी हमने, ऑब्जेक्टिव के लिए की थी, दूसरी कैलकुलेशन हमारी किसके लिए होगी, आईपीएस के लिए। ध्यान से देखो इसको इस तरफ करता हूं, आ रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बाद की कैलकुलेशन हमारी आईपीएस के लिए, फॉर आईपीएस के लिए देखो 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, आईपीएस की फोकल लेंथ कितनी है इधर, आईपीएस की फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन, फाइनल इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर, इस तरफ लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन चुनेंगे माइनस के 25, क्लियर रहता है, और माइनस के 1 अपॉन UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसमें कैलकुलेट करें तो UE को इस तरफ ले
जाओ तो ये हो जाएगा 1/u माइनस के 1/25, उधर जाके ये भी माइनस के 1/5। एलसीएम ले लो इसका, कितना बचेगा 25, माइनस 1 माइनस 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 6/25। रेसिप्रोकल ले लो, u हो जाएगा माइनस के 25/6। काट लो तो कितना आएगा 6 चौक 24, 10 बचा 6 गन 6 40 6 6 6, ठीक है, लगभग ये आ जाएगा 4.16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको क्या लिखनी है, डिस्टेंस लिखनी है, ये वाली डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितनी हो जाएगी, VO प्लस UE, VO प्लस UE, ठीक है, दोनों के पॉजिटिव साइन लेंगे। आई बात समझ, ये पूरी दूरी निकाल लेना, घटाना नहीं आपस में, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 7.5 प्लस 4.16, कितना आ जाएगा ये 11.66 सेंटीमीटर। तो ये हमको निकालना था कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमको बनाना है, इसके बीच में लेंसेज के बीच में हम कितनी दूरी रखें ताकि जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हमको कितनी मिले 30x मिले। क्लियर है, बताओ, नोट करो।